हेलो एवरीवन, आई एम भूमिका प्रजापति। सो ये हमारे एंशियंट हिस्ट्री में जिसमें हम वैदिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। पहली चीज़, ऑब्वियसली वैदिक एज पढ़ रहे हैं तो वैदिक लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर वैदिक लिटरेचर हम ऑलरेडी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग जाके वो लेक्चर देख सकते हैं वैदिक लिटरेचर के लिए। दूसरी चीज़, वैदिक एज को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला जो है जिसमें हम ऋक वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, प्लस आर्यंस इंडिया में कैसे आए, उनसे रिलेटेड थियोरीज क्या है, क्या क्या एजम्पशंस है, उसके बारे में देखेंगे। और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं भी आप लोगों को बताऊंगी भी कि क्यों वैदिक एज को इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। स्लोली वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब हम ऑब्वियसली अब थोड़ा सा बैकग्राउंड से थोड़ी सी चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे कि आखिर ये वैदिक एज को वैदिक एज क्यों कहा जाता है। ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी उसके बारे में देख लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर हम आईवीसी सिविलाइजेशन कह लें, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका टाइम पीरियड था 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक का जो है इसका टाइम पीरियड था। अब हमें पता है कि ये वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जहाँ पर किसी भी तरीके के कोई भी लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिले। तो इस पूरी हिस्ट्री को किस बेसिस पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की पूरी हिस्ट्री को सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और एक्सकवेशंस के बेसिस पर क्या किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। कहने को कुछ सील्स और इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं, उनकी बेसिस पर भी इनकी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके के कोई लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल भी थे तो लोग उसे डेसिफर नहीं कर पाए। तो यहाँ पर लिटरेचर या लिटरेरी सोर्सेज ने कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करा है। बट यहीं पर अगर मैं 1700 बीसी से थोड़ा सा आगे बढ़ूँ और मैं अराउंड 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक की बात करूं, तो ये वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं या वैदिक एज के नाम से जानते हैं। अब इसे वैदिक एज क्यों कहा जाता है, इसे वैदिक एज इसलिए कहा जाता है बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की पूरी जो हिस्ट्री है वो लिटरेचर के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट की गई, और उस लिटरेचर को हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक लिटरेचर। दैट मीन्स कि वैदिक लिटरेचर ने यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। अब वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आ जाता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या क्या आ जाता है इसमें। तो इसमें आ जाते हैं वेदास, उपनिषद्स, आरण्यक्स, ब्राह्मणास, और दो एपिक्स भी इसमें आ जाते हैं, महाभारत और रामायण। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे वैदिक लिटरेचर बनाती। अब इन सभी वैदिक लिटरेचर में से हम सबसे जानते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स था, राइट, जो हमें वैदिक एज की सारी इंफॉर्मेशन देता है, वो कौन सा था, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारा वेदास है। ठीक है, वेदास के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी थोड़ी बहुत जो है आप लोगों को यहाँ पर जिस्ट दे देती हूँ। तो वेदास जो है ये एक रूट वर्ड विड से ड्राइव्ड है, और जिसमें विड का मतलब होता है टू नो, राइट। तो क्लियरली यहाँ से हमें पता चलता है कि वेदास एक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर नॉलेज वाली एक बुक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा डिटेल में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की सारी इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है, हम कह सकते हैं। तो वेदास अपने आप में क्या हो गया, एक सुपीरियर इन्फॉर्मेशन वाली क्या हो गई, एक बुक हो गई। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि वैदिक लिटरेचर में से सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो था वो था वेदास। वेदास का एक रूट वर्ड है विड, जिसका मतलब होता है टू नो, जिससे हमें ये पता चला कि वेदास जो है ये एक सुपीरियर इंफॉर्मेशन या नॉलेज वाली एक बुक है। इसके बाद हम जानते हैं कि वेदास को 4 पार्ट्स में क्या कराया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम इसको 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक क्या है, ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, और फोर्थ जो है हमारा क्या है, वो अथर्ववेद है। ठीक है, अब ऋग्वेद हम सभी जानते हैं ये अर्लीस्ट वेदास था, सबसे पहले जो वेदा कंपोज हुआ था वो ऋग्वेद था। अब यहाँ पर हमें ऋग्वेद से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऋग्वेद को कंपोज करने वाले जो लोग हैं वो खुद को आर्यन कहते थे, और यहीं से आर्यन टर्म या आर्यन लोग जो है हमारे लिए पिक्चर में। नाउ अब आपके लिए जो क्वेश्चन उठता है कि ये आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे और क्यों आए थे। सो देखो, आर्यंस के इंडिया में आने से रिलेटेड जो अजम्पशंस हैं कि वो भारत क्यों आए थे,
या वो सिर्फ क्या भारत ही आए थे, कोई दूसरी जगह नहीं गए थे। इससे रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग एजम्पशंस है, बहुत सारी अलग अलग थियोरीज है। क्लियर? इसमें से जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थियोरी है वो है मैक्स मूलर की। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि वो आर्कटिक रीजन से आए थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो आर्यंस है वो आर्कटिक रीजन से आए थे। मैक्स मूलर का मानना था कि आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे। ऐसे बहुत सारे एजम्पशंस थे, जिसमें से जो वाइडली एक्सेप्टेड एजम्पशन है वो मैक्स मूलर का है, जिन्होंने ये कहा है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे। ना द पॉइंट इज कि इन लोगों ने सेंट्रल एशिया को क्यों छोड़ा, ये लोग क्यों यहाँ से माइग्रेट करने लगे। तो देखो, इससे रिलेटेड ना बहुत अलग अलग बातें कही जाती है। सबसे पहली चीज़ आप समझ लो कि आर्यंस किस टाइप के लोग थे। ठीक है, वो लाइवलीहुड के लिए किस चीज़ पर डिपेंड करते थे। तो आर्यंस जो थे वो पास्टोरल थे। ठीक है, वो जानवर को ग्रेजिंग करवाना, यही उन लोगों का जो है मेन काम होता था कि जानवरों को घास चराने लेके जाना, और पूरी जो उनकी लाइवलीहुड थी वो जानवरों के ऊपर ही डिपेंड करती थी, क्योंकि ये लोग पास्टोरल थे। सब यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या हुआ होगा कि सेंट्रल एशिया में लैंड्स इनफर्टाइल हो गई होगी और पास्चर लैंड्स नहीं बचे होंगे, जिस कारण से उनके जानवरों की डेथ हो रही होगी। एंड ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस जो है क्रिएट हुए होंगे, जिस कारण से ये लोग को फोर्स किया होगा या दे वर फोर्स की टू लिव दिस एरिया एंड कहीं और जाके माइग्रेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कहा जाता है, ऐसी अलग अलग स्टोरीज एसोसिएटेड है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होगी सेंट्रल एशिया में, इसलिए स्लोली आर्यंस ने क्या करा, यहाँ से माइग्रेट करना शुरू करा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना कि ऐसा नहीं था कि एक साथ उठ के ये लोग सब निकल लिए। ठीक है, स्लोली पार्ट्स में आर्यंस ने माइग्रेट करना शुरू करा। देखो, हमेशा ना 3 तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक जो एडवांस में सोच के चलते, एक जिसको पहले से ही समझ में आ गया कि भैया परिस्थिति जो है आगे और जाके ख़राब होने वाली है, यहाँ पर रहेंगे तो हमारे पास जो 2 जानवर है ना वो भी मर जाएंगे। तो एक जो बहुत एडवांस चले और उन्होंने सोचा कि यहाँ से निकल जाना ही बेटर होगा। दूसरे जिनको लगा कि यार अब तो कुछ हम देख लेते हैं, थोड़ा संभलने की कोशिश करी उन्होंने कि नहीं हम अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, बट फिर थोड़ा सा देर बाद उनको समझ में आ गया कि नहीं, प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा एक्सट्रीम होगी। तो दूसरे वो थे जो सेकंड नंबर पे निकले। तीसरे वो जो एंड तक वहीं पे बैठे रहे, जब तक वहाँ का हाल बेहाल नहीं हो गया ना, तब तक वहाँ से उन लोगों ने हिलने के बारे में सोचा भी नहीं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पार्ट्स में आर्यंस ने क्या करा, माइग्रेट करना शुरू करा। एकदम से उठ के माइग्रेट सब निकल नहीं लिया, ऐसा नहीं हुआ था। धीरे धीरे जो है लोग निकले और माइग्रेट करना शुरू करा। अनदर पॉइंट इज कि सबके सब माइग्रेट करके इंडिया की तरफ नहीं आए थे। ठीक है, सब अलग अलग पार्ट्स में माइग्रेट हुए थे। सो यहाँ पे जो लोग इंडिया की तरफ आ रहे थे वो लोग खैबर पास से होते हुए इंडिया में एंटर हुए। इंडिया में एंटर होने के बाद हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल वैली जो है, पहले तो वो पंजाब में सेटल हुए थे, उसके बाद हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो लैंड है वो गेंजेटिक वैली के आसपास हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो है लैंड देखने को मिलता है। तो स्लोली पहले तो वो सिर्फ पंजाब में सेटल हुए। पंजाब में सेटल होने के बाद पूरी गेंजेटिक वैली में ये लोग क्या हो गए, फैल गए, क्योंकि इनको पता था यार यहाँ पर तो एकदम ह्यूज अमाउंट में हमको पास्चर लैंड्स मिलेगा। क्लियर? तो ये लोग क्या हुए, फिर पूरे वैदिक गेंजेटिक वैली में जो है आर्यंस पूरे क्या हो गए, फैल गए। फिर स्लोली पूरा नॉर्थ इंडियंस जो है आर्यंस ने कवर कर लिया, जिसे आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से एक जो अजम्पशन है जो वाइडली एक्सेप्टेड था, जो मैक्स मूलर का था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। क्यों आर्यंस आए थे, ठीक है, क्या रीज़न था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्यों छोड़ा था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये कुछ स्टोरीज है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। क्लियर? अब हम 1 बाय 1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। एज आई सेड, वो लोग माइग्रेट करते हुए खैबर पास से होते हुए इंडिया में एंटर हुए थे, राइट। नाउ द सिटीज़ ऑफ, अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द सिटीज़ ऑफ हरप्पन कल्चर वॉज डिक्लाइन बाय 1500। हम जानते हैं कि जो हरप्पन कल्चर है अराउंड 1700 से 1500 का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे हरप्पन कल्चर डिक्लाइन होने लग गए थे। हरप्पन कल्चर के डिक्लाइन होने के साथ साथ उनकी जो इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल सिस्टम था वो भी क्या हो गया, स्लोली डिक्लाइन होने लगा। यही वो टाइम पीरियड था जहाँ पर आर्यंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में प्रोबेबली जो है, ठीक है, आर्यंस एंटर्ड नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्रोबेबली फ्रॉम द एरिया अराउंड द कैस्पियन सी, जो कि सेंट्रल एशिया में है। और ये सेंट्रल एशिया वाली थियोरी अभी मैं बता चुकी हूँ, मैक्स मूलर ने कही। यहाँ पे प्रोबेबली वर्ड यूज़ किया है बिकॉज कोई श्योर नहीं है कि ये कैसे आए थे। सबने अपने अपने अजम्पशंस, अपनी अपनी थियोरीज दी है इनके आने को लेकर। क्लियर? दे एंटर्ड इंडिया प्रोबेबली थ्रू खैबर पास,
ठीक है, जो कि हिंद कुश माउंटेन के उधर है, उधर से ये लोग एंटर हुए थे। अब ये जो आर्य वर्ड है ना, इसका मतलब होता है नोबल। क्लियर? Aryans they migrated to India in several waves through the passes in northwestern mountains, as I said कि ये लोग ना अलग अलग ग्रुप्स में ये लोग क्या हुए थे, माइग्रेट हुए थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया में अलग अलग वेव्स के थ्रू जो है पास होकर इंडिया में आए। ठीक है, एकदम से ही सब में अटैक नहीं कर दिया, सब अपने अकॉर्डिंग आए थे। नाउ द अर्लीस्ट लाइफ सीम्स टू हैव बीन मेनली पास्टोरल। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर ये लोग करते थे, बट ये इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। सबसे पहले ये लोग क्या थे, पास्टोरल थे। They initially settled in the valleys of northwest and the plains of Punjab. Initially ये लोग सबसे पहले पंजाब में सेटल डाउन हुए थे, फिर ये पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में हो गए, बिकॉज सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया वहाँ पर होता है। फिर धीरे 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 पूरा नॉर्थ इंडिया में ये लोग फैल गए। ठीक है, जिसको हम आर्यवर्त के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर दे वर लिविंग अ नोमैडिक लाइफ एंड वर मेनली इन सर्च ऑफ पास्चर्स। ठीक है, पास्चर्स के ही सर्च के कारण वो सेंट्रल एशिया को छोड़कर माइग्रेट होने लगे थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बाय 6th सेंचुरी पूरे नॉर्थ इंडिया को ये लोग ऑक्यूपाई कर चुके थे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया, जो पूरा नॉर्थ इंडिया है, उसको उस टाइम पर आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। राइट? सो द पीरियड बिटवीन 1500 BC से लेके 600 BC का आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब यही चीज़ जो मैं आप लोगों को कह रही थी कि जो वैदिक एज है, इसका टाइम पीरियड होता है 1500 BC से लेकर 600 BC का। इस वैदिक एज को हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक वो टाइम पीरियड था जहाँ पर ऋग्वेद कंपोज हुआ था। ठीक है, तो बिकॉज इस टाइम पीरियड में ऋग्वेद कंपोज हुआ था, इसलिए इस टाइम पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, या फिर कहीं कहीं आप लोगों को अर्ली वैदिक पीरियड भी देखने को मिलेगा, अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, दूसरा जो टाइम पीरियड है, जो कि 1000 BC से लेकर 600 BC का है, इसको लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। राइट? यहाँ पर जो लेटर वेदास थे हमारे, वो कंपोज हुए थे, जैसे कि सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। दूसरा यहाँ पर ये पूरी जो है आपको देखने को मिलेगा कि ऋग्वैदिक पीरियड से पूरा एक कंप्लीट चेंज हमको लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है ना, आयरन प्ले करता है, बिकॉज अराउंड 1000 BC आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। तो यहाँ पर सीन्स ना काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगे। बड़ी चीज़ जो ऋग्वेद और लेटर वैदिक पीरियड को डिफ्रेंशिएट करती है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो ये है कि ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में जो कास्ट सिस्टम था ना, वो क्लास बेस्ड था। जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण यहाँ पर उनको कहा गया है जो एक्चुअली में पंडित है, जो प्रीस्ट है। ठीक है, जो भगवान को डेडिकेटेड होकर अपनी लाइफ डेडिकेट करके काम कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, सेक्रीफाइसेस करवा रहे हैं, यहाँ पर ब्राह्मण्स वो है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लास है, क्लास इन सेंस कि ये लोग वो काम करते हैं। बट यही चीज़ लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, हेरिडिटरी हो गया कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण के घर में बच्चा हुआ है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, वो पंडित ही बनेगा, भले ही उसमें पंडित बनने के कोई गुण हो या ना हो, बट वो पंडित ही बनेगा। ये चीज़ क्या हो गई, ये हेरिडिटरी हो गई लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये सबसे बड़ा डिजास्टर चेंज था ऋग्वेद से लेटर वैदिक पीरियड में हमको देखने को मिला था। क्लियर? तो हमने देख लिया कि वैदिक टाइम पीरियड को 2 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक। आज जो है हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, ऋग्वैदिक पीरियड को। अब आ जाते हैं हम लोग अजम्पशंस अबाउट ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस। ठीक है, एज ए सेट के अलग अलग लोगों ने अलग अलग अजम्पशंस, अलग अलग थियोरीज दी है आर्यंस के होमलैंड को लेकर, या उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है उस चीज़ को लेकर। अब यहाँ पर आप सारे एक बार पढ़ लेना, बट जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अकॉर्डिंग आर्यंस का होमलैंड तिब्बत था। ठीक है, फिर बाल गंगाधर तिलक, इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अकॉर्डिंग ये आर्कटिक रीजन या नॉर्थ पोल से जो है आए थे, इनका ओरिजिनल होम जो है वो आर्कटिक रीजन था, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। इनकी एक बुक में भी इसके बारे में बताया गया है, दैट इज़ आर्कटिक होम ऑफ वेदास। उसके बाद सेंट्रल एशिया वाला मैक्स मूलर की थ्योरी, इसमें रीड भी इन्वॉल्व थे, तो सेंट्रल एशिया वाला एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेनका और हर्ट का भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा था कि ये लोग जर्मनी से जो है माइग्रेट होना शुरू हुए थे। ठीक है, उसके अलावा ये भी देख लो, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि सप्त सिंधु से आए थे। ठीक है, रिवर देविका से आए थे ये लोग, ये टी.एस. त्रिवेदा ने कहा है। और कश्मीर और हिमालयन वाले रीजन जो है उनका घर था, ये एल.डी. काला ने कहा है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है आर्यंस के होमलैंड को लेकर, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इधर मार्क कर दे रही हूँ। एक है तिब्बत, नॉर्थ पोल, सेंट्रल एशिया एंड जर्मनी। राइट, अब हम आ जाते हैं ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। देखो, एज आई सेड कि ये लोग सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से इन लोगों ने क्या करा था, माइग्रेट करना शुरू करा था।
और मैं स्टार्टिंग में ही कहती हूँ कि सब जो है अलग अलग पार्ट्स में निकले थे कि पहले कुछ ग्रुप ऑफ पीपल निकल लिए, फिर बाद में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल निकल लिए, तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स में इन लोगों ने क्या करा था, यहाँ से माइग्रेट करना शुरू करा था। अब यहाँ पर एक वर्ड मैं बता रही हूँ, दैट इज दासास। दासास जो है ये अर्ली आर्यंस को कहा जाता है। क्लियर? अब वो लोग जो पहले बहुत टाइम पहले, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम पहले सेंट्रल एशिया छोड़कर क्या हुए कि मतलब ये वो लोग हैं जो सेंट्रल एशिया की हालत ख़राब भी नहीं हुई थी, बट इन लोगों को वहाँ से कहीं और जाके सेटल होना था, वो लोग थे दासास, जिनको अर्ली आर्यंस कहा जाता है, बट आर्यंस ही थे। तो ये बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, ये छोड़कर आकर इंडिया में आकर सेटल हो गए थे। ठीक है, वो लोगों को दासास कहा जाता है, दैट इज अर्ली आर्यंस। अब नाउ सेंट्रल एशिया की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, वहाँ से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू करा। माइग्रेट करते करते जो लोग इंडिया में एंटर हुए, अब ऑब्वियसली इंडिया में आए हैं, तो इंडिया में आए होंगे तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग रह रहे हैं। अब आए हैं तो दिख रहा है कि ऑलरेडी कोई लोग रह रहे हैं, तो इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। तो यहाँ पर जब इन लोगों के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, दैट इज़ कहा जाता है कि जब ये लोग इंडिया में इधर से एंटर हुए तो इधर जो लोग रह रहे थे ये क्या थे, ओरिजिनल जो इनहैबिटेंट्स थे ये द्रविडियंस थे। तो आर्यंस की और द्रविडियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, बैटल्स हुए, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई और द्रविडियंस हार गए, और हारने के बाद इनको पुश कर दिया गया सदर्न इंडिया में। ठीक है, तो इनको साउथ इंडिया में पुश कर दिया गया और यहाँ से आर्यंस ने धीरे धीरे इंडिया में पेनिट्रेट करना शुरू करा और द्रविडियंस को पुश करते करते साउथ इंडिया तक पहुँचा दिया। ठीक है, इसके बाद भी इनके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। दो लोगों के दो टर्म्स हमको देखने को मिलते हैं, एक है दासास और दूसरे है दासियुस, मतलब अपने ही लोगों के साथ जो अर्ली आर्यंस थे इन लोगों के साथ भी इनके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। और दूसरे दासियुस जो है ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे जो इस कंट्री के, उन लोगों के साथ भी इनके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं। क्लियर? जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब हम एक बार पढ़ लेते हैं। So the first group of Aryans, they fought against the Dravidians and the other inhabitants, whom they defeated and are supposed to have been pushed down towards South India. ठीक है, इनके एनिमीज जो है उनको पानीज और दासास कहा जाता था। दासास कौन है? अर्ली आर्यंस है। पानीज कौन है? जो कि कैटल के थीव्स है। देखो यार, पास्टोरल थे, जानवरों से इन लोगों को अलग ही लगाव था। ठीक है, तो जो इनके जानवरों को, इनके कैटल्स को चुराते थे उनको पानीज कहा जाता था और ये उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। The Aryans they came in conflict with local inhabitants, जिनको दासास और दासियुस कहा जाता है। दासास अर्ली आर्यंस को कहा जाता है, दासियुस ओरिजिनल इनहैबिटेंट जो थे हमारी कंट्री के उनको कहा जाता है। त्रादासियुस जो है ये आर्यन चीफ थे। ठीक है, ये आर्यन चीफ्स के ना थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर था अपने लोगों को लेकर, इसलिए इनको त्रादासियुस कहा जाता है। तो जो त्रादासियुस है दे वर सॉफ्ट टुवर्ड्स दासास बट नॉट विद दासियुस। क्लियर? इसके अलावा एक और टर्म यूज़ हुआ है, दैट इज़ दास्यु हत्या। ये दास्यु हत्या टर्म ऋग्वेद में यूज़ हुआ है, जिसका मतलब होता है द स्लॉटर्स ऑफ दास्यूस, दैट इज़ बड़े पैमाने पर यहाँ पर दास्यूस को मारा गया था। ठीक है, तो द स्लॉटर ऑफ दास्यूस को दास्यु हत्या कहा है और इसका मेंशन हमें कहाँ पर देखने को मिला है? ऋग्वेद में देखने को मिला है। क्लियर? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारी कंट्री का नाम है दैट इज़ भारतवर्ष, ये एक ट्राइब से लिया गया था जिसका नाम था भारत ट्राइब, और इस भारत ट्राइब या भारत क्लैन हम कहते हैं, इसका मेंशन हमें ऋग्वेद में देखने को मिला है। अब आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जब हम लोग वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको बैटल ऑफ 10 किंग्स कौन से मंडल में मेंशन्ड है ऋग्वेद के, ये पता करने को कहा था। सो ये जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है ना, ये हुआ था, इसमें एक साइड जो है भारत क्लैन था और दूसरी साइड जो है 10 और क्लैंस के क्या थे? कॉन्फेडरेशन थे। मतलब एक साइड भारत क्लैन लड़ रहा था और दूसरी साइड दूसरे 10 और क्लैन से जिनका एक पूरा कॉन्फेडरेशन था। मतलब भारत क्लैन के सामने 10 और क्लैन से, फिर भी भारत क्लैन, जिसको किंग जो है किंग सुदास थे, इसको लीड कौन कर रहे थे? तो इसको लीड किंग सुदास कर रहे थे। इन्होंने इन पूरे 10 क्लैन के कॉन्फेडरेशन को क्या कर दिया था? हरा दिया था। और यहीं से जो है कहा जाता है कि इसी भारत क्लैन से जो है इंडिया का नाम जो है दैट इज़ भारतवर्ष, ये कहीं ना कहीं क्या हुआ है? डिराइव हुआ है। क्लियर? प्लस एक और बात याद रखना है, बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है ये पारुशनी
के बैंक्स पर हुई थी। पारुशनी रिवर बेसिकली एंशंट नेम है रावी रिवर का, उस रिवर के बैंक्स पर ये बैटल हुई थी, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। तो एक बार हम देख लेते हैं। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसे 10 राजन युद्ध भी कहा जाता है, वॉज फॉट बिटवीन द ट्राइब भारत लेड बाय किंग सुदास, और दूसरे और पूरे कॉन्फेडरेशन थी 10 और ट्राइब्स की, जिसमें पुरु, यादू, तुर्वासा, अनु, ध्रुयु, अलीना, पक्ता, भलानाज, शिवा और विशानीन आ जाते हैं। द फॉर्मर 5, जो स्टार्टिंग के जो 5 है ये आर्यन ट्राइब्स थी, और जो लेटर 5 है वो नॉन आर्यन ट्राइब्स थी। Now the Bharat emerged victorious in the battle which was fought on the bank of Parushni river, जिसको प्रेजेंट में रावी रिवर के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं हमारा ऋग वैदिक पीरियड। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम वैदिक लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, बट ऋग वैदिक पीरियड में ही बहुत कुछ पढ़ने को है, जैसे कि इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इनके एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, ये सारी चीज़ें, ये लोग कौन सा रिलीजन फॉर्म करते थे, कौन से भगवान की पूजा करते थे, और एंड में आपको एक पूरी स्लाइड जो है फैक्ट से डेडिकेटेड मिलेगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि ये जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन या जो ऋग वैदिक पीरियड है, जिसका टाइम पीरियड अराउंड 1500 बीसी से 1000 बीसी का माना जाता है, तो सबसे एट फर्स्ट जो आर्यंस लिव्ड इन द लैंड, जिसे सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि इनिशियली आके ये लोग सप्त सिंधु के नाम से जाने जाने वाले लैंड पर रहते थे, मतलब होता है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो इसमें कौन कौन सी रिवर्स आ जाती है? तो इसमें आ जाती है सिंधु, विपाश, वितास्ता, पारुशनी, अस्किनी, शुतुद्री और सरस्वती। ठीक है, यहाँ पर सबके एंशंट नेम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि मतलब एंशंट नेम जो मैंने अभी सब बोल दिए, उसके अलावा इनके जो एट प्रेजेंट क्या नाम है वो भी ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सिंधु को अभी हम इंडस रिवर के नाम से जानते हैं, विपाश को अभी हम बीज रिवर के नाम से जानते हैं, वितास्ता झेलम रिवर, पारुशनी रावी रिवर है, अस्किनी चेनाब रिवर, शुतुद्री सतलुज रिवर और सरस्वती को सरस्वती के नाम से ही जानते हैं। क्लियर? तो अभी हम इसको चार्ट में भी मैंने टेब्यूलर फॉर्म में भी आगे रख रखा है, ताकि आप लोग ये नाम को याद रख लें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो टॉपर थे, जो गवर्नमेंट के हेड थे, उनको राजन कहा जाता था। ठीक है, जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी, जिसे जन कहा जाता था, उसी को कौन हेड करते थे? राजन हेड करते थे। फिर द नेम ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो सबसे छोटी यूनिट थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उसे कुल कहा जाता था। बहुत सारी फैमिली जब एक साथ मिलकर रहती थी तो उसे ग्राम कहा जाता था। ग्राम के लीडर को ग्रामीणी कहा जाता था। जो बहुत सारे विलेजेस एक साथ हो जाते थे तो उसको विशु कहा जाता था, और विश के जो हेड है उनको विषयपति कहा जाता था। एंड इसमें बहुत सारी ट्राइबल असेंबलीज भी है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, सभाज और समितिस। ठीक है, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। प्लस द नेम्स ऑफ ट्राइबल किंगडम्स, तो यहाँ पर आपको भरत ट्राइबल किंगडम या भारत ट्राइबल किंगडम के बारे में देखने को मिलेगा। फिर मत्स्यास देखने को मिलेंगे, यदूज और पुरुष, ये कुछ ट्राइबल किंगडम्स है जो कि उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, जिसके बारे में हमको आगे देखने को मिलेगा। ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से जो है इन लोगों का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, या आप कह सकते हैं कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। टॉप पर जो है, जिसको जो पूरा हमारा जो देश होता है, अगर हम उस कंट्री के अकॉर्डिंग देखें तो उसे जन कहा जाता था। जन जो है, और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके हेड जो है उसको राजन कहा जाता है। उसके बाद विश, जो कि क्लैंस हुआ करते थे, विश के जो हेड है उनको विशपति कहा जाता है। फिर ग्राम, जो कि विलेजेस होते हैं, और ग्राम के जो हेड है उनको ग्रामीणी कहा जाता है। फिर सबसे छोटी जो यूनिट है फैमिली, जिसे कुल कहा जाता है, और फैमिली के जो हेड है उनको कुलप या कुलपति के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? जैसे कि अगर मेंस में भी आ रहा है तो आप मेंस में सिंपली इस तरीके का डायग्राम बना दो और आगे लिखते जाओ कि यहाँ जन है, जन के हेड राजन है, विश के हेड विशपति है, ग्राम के हेड ग्रामीणी है। तो आप सिंपली उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इस तरीके से बना सकते हैं। अब आ जाते हैं, एज आई सेड कि 2 इंपॉर्टेंट असेंबलीज हुआ करती थी। उसके अलावा आर्यंस की खुद की जो है एक फोक असेंबली हुआ करती थी, जिसे विधाता कहा जाता है। ठीक है, विधाता बेसिकली इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री पर्पस के लिए बनाई गई एक असेंबली थी। दो यहाँ पर किंग जो है उसके पास पूरी सब्सटेंशियल पावर, उनके पास थी सारी इंपॉर्टेंट पावर्स यहाँ पर किंग के पास थी, बट अभी भी किंग यहाँ पर एक ऑटोक्रेट नहीं था। ठीक है, इन द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के काम से वो 2 बॉडीज़ को जो है कंसल्ट करते थे। उन 2 बॉडीज़ का नाम था, एक का नाम है सभा और दूसरे का नाम है समिति। ठीक है, अगर मैं सभा की बात करूँ तो सभा जो है इट वॉज अ बॉडी ऑफ एल्डर पीपल्स,
ठीक है, जो बड़े एज ग्रुप वाले जो लोग होते थे, उनकी जो बॉडी थी, उनसे जो बॉडी बनती थी, उसको सभा कहा जाता था। ये किंग को एडवाइस देते थे कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। प्लस ये लोग एज अ कोर्ट ऑफ लॉ भी काम करते थे, जो कि क्रिमिनल केसेस का भी ट्रायल किया करते थे। क्लियर। और सभा के हेड को सभापति कहा जाता था। वहीं अगर मैं समिति की बात करूं तो समिति एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर असेंबली थी। इसमें सभी कॉमन लोगों को इंक्लूड किया गया था। समिति मेनली पॉलिटिकल बिजनेस जो हुआ करता था स्टेट का, उसके साथ डील करती थी। तो अगर मैं कीवर्ड की बात करूं तो पहली चीज़, सभा एल्डर पीपल की पूरा एक ग्रुप था। दूसरा, ये एज अ कोर्ट ऑफ लॉ काम करता था, जो कि क्रिमिनल केसेस के भी ट्रायल करता था। ये इसके दो कीवर्ड्स हैं। देखो, अगर मैं सभा के कीवर्ड्स की बात करूँ तो सभा की कीवर्ड्स, एक तो एल्डर लोगों का जो है क्या था, ये ग्रुप था या असेंबली थी आप कह सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पर ये एक कोर्ट ऑफ लॉ है, जहाँ पर क्रिमिनल केसेस के क्या होते थे, ट्रायल हुआ करते थे। वहीं अगर मैं समिति की बात करूँ तो समिति कॉमन लोगों की जो है पूरी एक असेंबली थी। और ये लोग जो भी पॉलिटिकल बिजनेस है हमारे स्टेट का, उसके साथ क्या करते थे, जो भी पॉलिटिकल चीज़ें थी स्टेट की, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी वो समिति जो है संभालती थी। क्लियर। प्लस समिति की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये किंग को भी इलेक्ट करने का काम करती थी। तो सभा के हेड को सभापति कहा जाता था और समिति के हेड को पति कहा जाता था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, एक बार आप लोग इसको पढ़ लेना। और आर्यंस की खुद की एक फोक असेंबली थी जिसका विधाता नाम था, और ये मेनली इकोनॉमिक, सोशल एंड मिलिट्री पर्पज से रिलेटेड चीज़ों को डील करती थी। क्लियर। इसके बाद ये कुछ मेजर ऑफिसर्स हैं, जैसे कि जो रिलीजियस ऑफिसर्स थे उनको पुरोहित कहा जाता था। जो स्पाई उस समय काम करते थे उनको स्पष्ट कहा जाता था। दुर्गपति, ठीक है, उनको पूरब कहा जाता था। जो पास्चर ऑफिसर है, इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आर्यंस जो है वो पास्टोरल्स थे और मेन उनका काम जो है पास्चर लैंड्स को ढूंढना होता था। तो यहाँ पर एक अलग से पास्चर ऑफिसर रखा था जिनको वाजपति कहा जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस पुलिस को यहाँ पर उग्र कहा जाता था। पंडित को पुरोहित, स्पाई को स्पष्ट, दुर्गपति को पूरब, पास्चर ऑफिसर को वाजपति और पुलिस को उग्र। क्लियर। यहाँ पर मेजर ऑफिसर्स। एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हम ऑलरेडी चीज़ें देख चुके हैं कि टॉप पर जो है जो हेड होते थे उनको राजन कहा जाता था, या आप गवर्नमेंट के जो हेड होते थे उनको राजन कहा जाता था, या आप कह सकते हैं द ट्राइबल चीफ और द राजन, ये सेंटर थे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ऑफ द आर्यंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर किंग जो है उनको असिस्ट करते थे, बहुत सारे लोग मिलकर किंग को यहाँ पर असिस्ट करते थे, जिसमें पुरोहित आ जाते, सेनानी आ जाते, दैट इज़ द जनरल ऑफ द आर्मी, ग्रामीणी जो कि विलेज हेडमैन है वो, और जो स्पाइज होते थे वो लोग भी यहाँ पर क्या होते थे, इंक्लूडेड थे। मतलब उनकी पूरी खुद की एक फंक्शनरी थी, उसमें ये लोग इंक्लूडेड थे। द किंग डिड नॉट मेंटेन एनी रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर किंग की खुद की कोई रेगुलर या स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। बट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर ही मस्टर्ड मिलिशियस। मिलिशियस बेसिकली क्या होता था कि वो लोग जो कि गांव में अपना खेती वेती करके रह रहे, बट उनको ट्रेनिंग दी गई है कि अगर हमारी कंट्री को अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई हमारे ऊपर अटैक कर देता है, तो उनको एक बेसिक जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ना, प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं है बट एक बेसिक जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ना, वो ट्रेनिंग इनको दी गई है। और जब भी लगता है कि इनके ऊपर अटैक होने वाला है तो वो क्या करते थे, बस इन मिलिशियाज को क्या कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, इसलिए इन लोगों की कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी। द मिलिट्री एलिमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग इन ट्राइबल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। द सोल्जर्स वो ऑर्गेनाइज इंटू 2 यूनिट्स। तो सोल्जर्स जो है इनको अलग अलग यूनिट्स में क्या किया गया था, डिवाइड किया जाता था या ऑर्गेनाइज किया जाता था, जैसे कि सारदा, व्रता और गण। तो गण क्या है, एक सोल्जर की यूनिट है। ऋग्वेद में गण को 46 टाइम्स जो है क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, ये चीज़ भी याद रखना। बलि इंपॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट टैक्स है। ऐसा कहा जाता है कि बेसिकली एक वॉलेंटरी ऑफरिंग्स थी जो लोग अपनी मर्जी से जो है चीफ को दिया करते थे। ठीक है, सो बलि जो है ये एक वॉलेंटरी ऑफरिंग्स थी फ्रॉम द पीपल, वॉज प्रोबेबली रिसीव्ड बाय द चीफ। व्रजपति की बात करें तो वॉज द ऑफिसर हु एंजॉयड अथॉरिटी ओवर लार्ज और पार्शियल लैंड्स। तो बड़े बड़े पार्शियल लैंड्स पे जिसको अथॉरिटी मिली थी वो व्रजपति थे। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम लोग सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो वुमेन्स दे ऑक्यूपाइड रिस्पेक्टेबल पोजिशंस एंड वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सभाज एंड समितीज। और यही चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी लेटर वैदिक पीरियड में, वुमेंस की कंडीशन लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती। उन लोगों को सभाज में एंटर होना अलाउड नहीं था, उनको वेदस पढ़ना अलाउड नहीं था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते ख़राब हो गई थी। बट ऋग वैदिक पीरियड में वुमेंस की कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी थी। उनको बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजिशंस पे दिया गया था, उनको असेंबलीज तक अटेंड करने दिया जाता था। और यही सोशल स्ट्रक्चर लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। देयर वर वुमेन पोएट्स जिनका नाम है अपाला, लोपामुद्रा और विश्ववारा एंड गोशा। अमाजू जो है, ये कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अमाजू वो वुमेन्स थी हु वांटेड टू लिव अनमैरिड फॉर लाइफ टाइम। काउज दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट अमंग कैटल। Monogamy was practiced but polygamy was present among royalty and noble families. There was no practice of child marriage and social distinctions existed but were not followed rigidly or hereditary. ठीक है, हेरिडिटरी जो है ये चीज़ें लेटर वैदिक पीरियड में हो गई। क्लियर। कास्ट सिस्टम की बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग में बता दी थी कि यहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। यहाँ पर लोगों को सिर्फ क्लासेस में डिवाइड कर रखा था, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, जो वो लोग फॉलो करें उस ऑक्यूपेशन के बेसिस पर इनको क्लासेस में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, कास्ट सिस्टम नहीं था, कोई भी चीज़ हेरिडिटरी नहीं थी। ये चीज़ लेटर वैदिक पीरियड में हो गई। द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली कुड परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण जो है अगर वो सोल्जर बनना चाहते तो वो सोल्जर बन जाएगा, सोल्जर जो है अगर वो ब्राह्मण बनना चाहते तो वो ब्राह्मण बन जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। तो जैसे कि आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ट्रेड्स एंड कुड चेंज इट एज, जैसी उन लोगों की इच्छा हो वो वैसे अपने ऑक्यूपेशन को चेंज भी कर सकते हैं। There was hardly any restriction in intermarriage and change of occupation, जो लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गई थी। ठीक है, रिजिड तो क्या हो गई थी, हेरिडिटरी हो गई थी यार, कि जो उनके माँ बाप जो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं वही उनके बच्चे करेंगे। क्लियर। रिलीजन की बात करें तो मेन जो डाइटी थे वो थे इंद्रदेव। मीडिएटर, अग्निदेव जो है उन्हें मीडिएटर कहा जाता था ह्यूमन बीइंग एंड गॉड के बीच का। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इंद्रदेव को ऋग्वेद में कितने हाइम्स डेडिकेटेड है, तो 250 हाइम्स डेडिकेटेड है। एंड अग्निदेव को ऋग्वेद में कितने हाइम्स डेडिकेटेड है, तो 200 हाइम्स डेडिकेटेड है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। होली एनिमल कौन था, तो काउ था। काउ को अधन्य के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स अ थिंग और एनिमल जिसको आप मार नहीं सकते। होली रिवर सरस्वती। गायत्री मंत्र जो कि हमारे ऋग्वेद के 3rd मंडल में मेंशन्ड है, इसे सावित्री माता के लिए डेडिकेट किया गया था ऋग्वेद में। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जो विश्वामित्र थे उन्होंने गायत्री मंत्र कंपोज इसलिए करा था ताकि लोगों को आर्यंस में कन्वर्ट कर सकें। क्लियर। मोस्टली मेल गॉड्स वर्शिप्ड, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सोसाइटी पेट्रियार्कल थी। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ एंशियंट गॉड्स हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, रट लेना मतलब इसको तो। ठीक है, इंद्रदेव की अगर मैं बात करूँ तो इंद्रदेव को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स भी कहा जाता है। इन्हें रेन गॉड भी कहा जाता है। और अभी मैंने बताया कि ऋग्वेद में 250 हाइम्स इंद्रदेव को डेडिकेटेड है। तो इनको पुरंदर, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स एंड रेन गॉड के नाम से जाना जाता है। अग्निदेव अभी मैंने कहा कि मीडिएटर है ह्यूमन बींग्स एंड गॉड के बीच में। इनको कितनी हाइम्स डेडिकेटेड है, तो इनको 200 हाइम्स डेडिकेटेड है ऋग्वेद में। रुद्रदेव की बात करें तो ये गॉड ऑफ एनिमल्स हैं। दाउस की बात करें, ठीक है, ये सबसे एंशियंट, सबसे पुराने भगवान माने जाते हैं, तो इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट गॉड एंड द फादर ऑफ वर्ल्ड। सावित्री गॉड ऑफ लाइट। पुशान इंपॉर्टेंट है, ये जो है बाद में शूद्र जो है उनके भगवान बन जाते हैं। इनिशियली पुशान जो है ये कैटल गॉड थे, ठीक है, बट बाद में लेटर वैदिक पीरियड में ये शूद्र के भगवान बन जाते हैं। तो कैटल ऑफ गॉड या कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ शूद्रस, और ये चीज़ मेनली लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती है। वरुण देव की बात करें तो क्रिएटर ऑफ अर्थ एंड सन, रेगुलेटर एंड रूलर ऑफ द वर्ल्ड। अश्विन की बात करें तो गॉड ऑफ कैलामिटीज। मारुत की बात करें तो गॉड ऑफ स्टॉर्म। एंड विष्णु की बात करें तो गार्जियन ऑफ अर्थ एंड गॉड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, ठीक है, जिसमें से इंद्रदेव, अग्निदेव, दाउस, पुशान और ये जो है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टेबल है, आप आई होप एक दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप लोगों को ये याद हो जाएगा। अब हम इनके ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी ट्रेड था दैट वाज कंडक्टेड थ्रू बार्टर सिस्टम।
देयर वर ट्रेड एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज़, समटाइम्स ट्रेडर्स बड़ी बड़ी जर्नी जो है ट्रेवल करते थे, दूर दूर जाते थे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके ट्रेड में। काउ वॉज यूज एज यूनिट ऑफ वैल्यू, ग्रेजुअली द पीसेस ऑफ गोल्ड, जिसको हम निष्का कहा जाता, उस टाइम पर जो गोल्ड के पीसेस थे उनको निष्का कहा जाता था, इसे यूज़ किया जाता है एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि काउ जो है दैट वाज यूज एज यूनिट ऑफ वैल्यू, मतलब जिसके पास ज़्यादा गाय होगी वो ज़्यादा अमीर माना जाता था उस टाइम पर, और जिसके पास कम गाय है वो गरीब माना जाता था। तो इट वॉज लाइक अ यूनिट ऑफ वैल्यू आप कह सकते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज रेगुलेटेड एंड मैनेज बाय ग्रुप ऑफ पीपल, जिनको पाणी कहा जाता है। पाणी से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुका है अगर आप लोगों को याद हो तो। क्लियर। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आर्यंस वोर ड्रेसेस मेड फ्रॉम कॉटन, वुल एंड डियर स्किन। द गारमेंट्स ये 3 पार्ट से बनते थे, ठीक है। जो अंडर गारमेंट हुआ करता था उसे नीवी कहा जाता था। उसके बाद वसा और परिधान एक नाम है, और दूसरा जो मेंटल हुआ करता था उसे अधिवास कहा जाता था। तो ये उनके कुछ कपड़ों के नाम हैं, उनके कपड़ों के 3 पार्ट्स आप कह सकते हैं। स्लॉटर ऑफ काउ वॉज प्रोहिबिटेड सिंस इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सैक्रेड एनिमल, और यहाँ पर ये लोग इंटॉक्सिकेटेड एक लिकर जो है वो पीते थे जिसे सूरा कहा जाता है। गण के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 46 टाइम्स जो है गण का मेंशन किया गया है ऋग्वेद के अंदर। अब देखो यहाँ पे ना गण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गण का मतलब होता है जन, ठीक है, जिसका लिटरली मतलब होता है टू काउंट। तो यहाँ पे कहा जाता है कि फैमिलीज या जो अलग अलग कुल है उनको काउंट करते हुए गण वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग इसका एसोसिएशन देखने को मिला है। बार्ले एंड यव जो है वह मोस्टली ईटन, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। जैसे कि वीट एंड बार्ले मेजर क्रॉप था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वैसे ही बार्ले एंड यव जो है ये मोस्टली ईटन क्रॉप माना जाता है वैदिक एज में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद वाली स्लाइड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे और आप लोग को बस इन चीज़ों को याद रखना है, ऐसे समझने जैसा कुछ नहीं है। क्लियर। पहले इंपॉर्टेंट हम टर्म्स देख लेते हैं। तो गौ, अब आज भी हम गौ माता जो है, गौ वर्ड जो है गाय के लिए यूज़ करते हैं, तो इट वॉज अ टर्म यूज फॉर काउ। गविष्टि की बात करें तो वॉर और फाइट फॉर काउ, ठीक है। मतलब जब गायों के लिए कोई वॉर होता था या कोई बैटल होता था उसके लिए वर्ड गविष्टि यूज़ किया गया है, और कहीं कहीं गायों को ढूंढने के लिए सर्च फॉर काउस के लिए भी वर्ड्स गविष्टि ही यूज़ किया गया है। वो लोग जो काउ को प्रोटेक्ट करते थे उनको गौपति कहा गया है। टाइम के मेजरमेंट और डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वैदिक एज में, जैसे कि जो टाइम का मेजरमेंट है उसे गौधुली कहा जाता है, और जो डिस्टेंस का मेजरमेंट है उसे गव्यूति कहा जाता है। वन हु मिल्क्स काउ उसको दुहित्र कहा जाता है। गौमत जो है, जो वेल्दी मैन है जिसके पास बहुत सारे कैटल्स थे उनको गौमत कहा गया है। नियोग जो विडो रीमैरिज है उसे इसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। पुरपतीस की बात करें तो मड फोर्ट के कमांडर्स को पुरपतीस कहा जाता है, और वैकनॉट वो पर्सन है जो कि मनी लैंड करता था, ठीक है। लोगों को इंटरेस्ट पे जो रुपए देते थे उनको वैकनॉट कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये अगेन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ है, जैसे कि द वर्ड आर्यन दैट डिनोट्स अ रेस। पहला परमानेंट होम जो है आर्यंस का इंडिया में दैट वाज पंजाब। सो द वर्ल्ड गॉड एंड द गॉड इज़ माई सोल, ये एक फ़िलासफ़ी है जो कि उपनिषद में कंटेंट है, ये चीज़ याद रखना। ऐसे स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द वर्ल्ड गॉड एंड द गॉड इज़ माई सोल ये कौन से वैदिक लिटरेचर में मैंशनड है, तो याद रखना ये उपनिषद में मैंशनड है। वॉर बिगिनस इन माइंड ऑफ मैन, ये अथर्ववेद में कहा गया है। रत्नकारा वॉज डिनोटेड बाय इंडियन ओशन, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी याद रखना। जो अर्लीस्ट आर्यन टेक्स्ट था ये बली टेक्स्ट था। द एंशियंट टर्म फॉर फोर्स लेबर वॉज विष्ठी। पाणिनि ने एक संस्कृत ग्रामर बुक लिखी थी, फर्स्ट संस्कृत ग्रामर बुक थी। बुक का नाम आप लोग बता रहे हैं क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ वैदिक सोसाइटी वॉज लेड आउट इन द टेक्स्ट स्मृतिज, ठीक है। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट था वैदिक सोसाइटी का वो हमको स्मृतिज में देखने को मिलता है। द मेटल विच इज़ मैंशन इन ऋग्वेद, वेरी इंपॉर्टेंट। लेड इज द मेटल जिसके बारे में ऋग्वेद में मैंशन किया गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेद। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्यन, आर्यंस को नोबल या सुपीरियर दोनों कहा जाता था। मैक्स मूलर पहले यूरोपियन थे जिन्होंने आर्यन को एज अ रेस डेजिग्नेट किया था। अब यहाँ पर कुछ एंशियंट रिवर है जिसके एट प्रेजेंट में क्या नाम है वो लिखे हुए, जैसे कि वितास्ता, प्रेजेंट में इसका नाम झेलम है। अस्किनी चेनाब, पारुशिनी रावी,
और विपाशा जिसको बीज नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मैं और भी स्टार्टिंग में आप लोगों को रिवर्स बताती थी, वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम कुछ वैदिक टेक्स्ट और उनसे रिलेटेड क्या, उनका मतलब क्या है, उनका कंटेक्स्ट क्या है, वो चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मनुस्मृति इट्स अ कोड ऑफ लॉ, ठीक है। सूत्रस की बात करूँ तो ये कस्टम्स एंड रिचुअल्स बताता है। उपवेद्स की बात करूँ तो ये सेक्युलर सब्जेक्ट है। और ब्राह्मणास की बात करूँ तो एक एक्सप्लेनेटरी नोट है ऑन वैदिक मंत्रास। जो भी वेदास में जो चीज़ें बताई गई है, जो हाइम्स है, वो सारी चीज़ों को समझाने के लिए ब्राह्मणास को बेसिकली लिखा गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि 4 वेदास है, 108 उपनिषद है, 6 वेदांगनास है, 6 दर्शन है, 4 उपवेद है। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ऋग्वेद को अपौरुष्य और नित्य के नाम से भी जाना जाता है। अपौरुष्य का मतलब ये है कि ऋग्वेद को किसी इंसान ने नहीं लिखा है, और नित्य का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ विच विल एग्जिस्ट टिल इटर्निटी। क्लियर। इसको अपौरुषीय इसलिए कहा जाता है, या इसलिए कहा जाता है कि इसको इंसानों ने नहीं लिखा है, बिकॉज ऐसा माना गया है कि वेदास वर रिवील्ड बाय गॉड्स। भगवान ने जो है वेदास में क्या क्या आना चाहिए ये खुद डिक्टेट करा था टू द सेजेस और ऋषिस, इसलिए इसको अपौरुषीय और नित्य कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद को अपौरुषीय और नित्य के नाम से भी जाना जाता है। अपौरुषीय मतलब क्या है, समथिंग विच इज़ नॉट रिटन बाय मैन, और नित्य मतलब समथिंग विच विल एग्जिस्ट टिल एटर्निटी। क्लियर। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आप होप कि यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी एंड कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।